हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे सिविक्स के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ को कवर कर लिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज भी हम यहाँ पे सिविक्स के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके क्लासेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एक मेरा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारी जो भी है ना क्लासेस होती है उसकी लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लासेस की है ना प्लेलिस्ट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो क्लासेस की सारी जानकारी के लिए, सारे आपके एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के लिए आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम हमारे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर 86th अमेंडमेंट, यानी कि 86 संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। 9, 10, 11, 12, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट हमने करा था, इससे पहले हमारे पास में 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब 86 अमेंडमेंट के बाद में हमारे पास में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं और ये संशोधन हमने 2002 के अंदर किया था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो किताब है उसके लेखक कौन है। ऑस्टिन है, बार्कर है, लास्की है या फिर आपका मैकलीवर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑस्टिन जो है इनकी किताब है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, द वर्ड सॉवरेनिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। संप्रभुता का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में किया था, रूसो ने, हॉब्स ने, बोदिन ने या फिर प्लेटो ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोदिन ने सबसे पहले संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी शब्द का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी बोदिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज ओनली अ मिथ। ये कथन किसका है, एरिस्टोटल, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो या फिर लास्की। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल और केवल एक मिथ्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। ये कथन किसका है, एरस्तु का है, टी.एच. ग्रीन का है, प्लेटो का है या फिर लास्की का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लास्की इसका करेक्ट आंसर है। लास्की क्या बात करते हैं, लास्की बात करते हैं कि जब तक आप इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दोगे तब तक पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं आएगी। तो बिना इकोनॉमिक लिबर्टी के पॉलिटिकल लिबर्टी की ना आशा भी रखना, उम्मीद भी रखना, आशा भी रखना सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल और केवल एक मिथ्या होती है। ये लास्की का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हु सेड लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। ये कथन किसने कहा है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, बेंथम, लास्की, टी.एच. ग्रीन या फिर कांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन जो है इस बारे में बात करते हैं कि लिबर्टी क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स है, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ये कथन आपके टी.एच. ग्रीन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्टेटमेंट दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड इज रिलेटेड टू हुम। यानी कि ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं हो सकते। ये कथन किसने बोला है, डाइसी ने, लॉर्ड एक्टन ने, बर्ली ने या फिर आपका डार्विन ने। ठीक है, तो 48 का क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्टन क्या बोलते हैं, एक्टन बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी एक साथ में नहीं हो सकती है, यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ में नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एक्टन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रिवील्ड बाय द बिवरेज रिपोर्ट इन इंग्लैंड वॉज दैट ऑफ है ना लिबरल स्टेट, सेक्युलर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट या फिर वेलफेयर स्टेट। क्या पूछा है, इंग्लैंड में है ना लाइड बेवरेज प्रतिवेदन ने किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था। यानी कि जो आपका बेवरेज रिपोर्ट है जो कि इंग्लैंड में आई थी, इसने राज्य के कॉन्सेप्ट को रिवील किया था, राज्य के कॉन्सेप्ट को है ना प्रकट किया था। तो कौन से राज्य के कॉन्सेप्ट को प्रकट किया था, एक उदारवादी राज्य, एक है ना पंथ निरपेक्ष राज्य, एक समाजवादी राज्य या फिर एक कल्याणकारी राज्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसने एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयरिक स्टेट के बारे में बात करा था। तो बेवरेज रिपोर्ट आई थी आपकी इंग्लैंड के अंदर, जिसने स्टेट की अवधारणा यानी कि राज्य को है ना राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था, और राज्य भी कैसा, एक कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे ही प्रकार के राज्य क्या होते हैं इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उदारवादी यानी कि लिबरल राज्य क्या होते हैं, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर राज्य क्या होते हैं, सोशलिस्ट और समाजवादी क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरल राज्य क्या है। लिबरल राज्य वो राज्य है जहाँ पे इंडिविजुअल को यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यानी कि ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि स्टेट का जो रोल है वो इसके अंदर कम होना चाहिए, व्यक्ति को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्यक्ति जो है वो अपना अच्छा बुरा खुद जानता है, उसके अंदर दिमाग है, वो अपना अच्छा बुरा खुद देख लेगा। तो व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए,
स्टेट को कम हस्तक्षेप करना चाहिए लोगों के जीवन में, तो ऐसा उदारवादी राज्य जो है वो व्यक्ति के बारे में बात करता है। एक होता है पंथ निरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट, जो कि क्या बोलता है सभी धर्म जो है वो समान है और कानून के सामने सभी धर्म जो है वो इक्वल है, कानून के सामने सभी धर्म जो है वो समान है। तो ये किसी भी एक प्रत्येक धर्म के बारे में बात नहीं करता है, ये पंथ निरपेक्ष है, ये सेक्युलर है, यानी कि इसके सामने ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल है। ठीक है। एक होता है समाजवादी राज्य यानी कि सोशलिस्ट स्टेट। समाजवादी राज्य क्या बात करता है, ये समाज की बात करता है। अब लिबरल राज्य जो है वो किसकी बात करता है, वो व्यक्ति की बात करता है कि व्यक्ति यहाँ पे उसको पूरी फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको इकोनॉमिक लिबर्टी भी है, वो चाहे जितना पैसा जो है वो अर्जित कर सकता है। लेकिन समाजवादी राज्य जो है वो क्या कहता है कि आप पैसा अर्जित करो, लेकिन पैसे के साथ साथ जो बाकी लोग जो है जिनके पास में है ना पैसा अर्जित करने की क्षमता नहीं है या फिर जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको भी आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक ज़रूरतें जो है वो सबके पास में होनी चाहिए, बेसिक ज़रूरतें जो है वो सबकी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं, ना कि एक व्यक्ति को। लेकिन जो उदारवादी है वो व्यक्ति की बात करता है कि व्यक्ति जितना चाहे उतना अपनी क्षमता के अनुसार कितने भी पैसे को अर्जित कर सकता है। ठीक है। एक होता है कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट जो है वो भी यही कहता है कि आपका है ना हमको समाज के अंदर कल्याण करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो और समाज का डेवलपमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि बिवरेज रिपोर्ट आई थी इंग्लैंड के अंदर, इसने राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था और राज्य भी कैसा था, कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट था। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, हु इज द फॉर रनर ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट का अग्रदूत कौन है, ग्रीन है, बेंथम है, लास्की है या फिर गार्डनर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन इसका करेक्ट आंसर है। टी.एच. ग्रीन जो है वो कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए टी.एच. ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज यूज्ड बाय हॉब्स टू डिनोट द स्टेट, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था, कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक, कम्युनिटी या फिर स्टेट। हॉब्स ने इन चारों में से कौन से शब्द का उपयोग किया था राज्य को डिनोट करने के लिए, राज्य को इंगित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉब्स ने यहाँ पे कॉमनवेल्थ शब्द का उपयोग किया था राज्य को इंगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हॉब्स जो है वो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। हॉब्स, लॉक, रूसो जो है वो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं। हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स कहते हैं कि भाई इंसान जो है वो है ना प्राकृतिक अवस्था में इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची थे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, सिर्फ और सिर्फ पावर को, शक्ति को है ना सत्ता को हासिल करने के लिए लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था में सभी लोगों के बीच में है ना तनाव की स्थिति थी, यानी कि आपका वहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे और इसकी वजह से सभी लोगों ने क्या करा, एक अग्रीमेंट साइन करा और अग्रीमेंट साइन करके इन्होंने राज्य की स्थापना करी, इन्होंने स्टेट को बनाया। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने अपनी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, ये है आपके हॉब्स। और हॉब्स ने स्टेट को क्या बताया, क्या बोला है, कॉमनवेल्थ से इन्होंने राज्य को इंगित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्वयं है ना राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये विचार किसने कहे हैं कि स्टेट क्या है, एंड इन इटसेल्फ है, राज्य स्वयं में ही साध्य है, ये कथन किसका है, सोशलिस्ट का है, मार्क्सिस्ट का है, फेबियंस का है या फिर आपका है ना आइडियलिस्ट का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन जो है वो आइडियलिस्ट यानी कि आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य क्या है, स्वयं में ही एक साध्य है, स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, सोशलिस्ट क्या है, समाजवादी, मैंने आपको बता ही दिया। मार्क्सिस्ट जो है वो कम्युनिज्म को लेकर आना चाहते हैं। फेबियनिज्म क्या है, फेबियनिज्म जो है वो भी आपका समाजवाद का ही एक प्रकार है। और आइडियलिस्टिक क्या है, आदर्शवादी है। ठीक है, तो आदर्शवादी जो है वो क्या मानते हैं, राज्य स्वयं में ही एक साध्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट इज अ वर्ल्ड विच द स्पिरिट मेक्स फॉर इटसेल्फ, ये कथन किसका है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ठीक है, राज्य एक संसार है जिसको आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसने कहा है, पी फॉलेट ने, हीगल ने, प्लेटो ने या फिर आपका नन ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का, हीगल जो है वो इसकी बात करते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट इज़ अ वर्ल्ड जिसको स्पिरिट खुद बनाते हैं, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हीगल जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हीगल कौन है भाई, हीगल जो है वो भी आपके एक थिंकर है जिसको हम बोलते हैं ये एक आपके आइडियलिस्टिक थिंकर है और ये आपके एक स्टेटिस्ट थिंकर है। आइडियलिस्टिक क्यों, क्योंकि आइडिया की बात करते हैं, इन्होंने डायलैक्टिकल आइडियलिज्म की बात करी है। कार्ल मार्क्स ने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करी है, हीगल ने डायलैक्टिकल आइडियलिज्म की बात करी है और ये राज्य की बात करते हैं, ये स्टेट की बात करते हैं। स्टेटिस्ट थिंकर हैं क्योंकि ये कहते हैं कि है ना जो इंडिविजुअल है वो स्टेट की वजह से ही है, अगर राज्य नहीं होगा तो इंडिविजुअल का कोई भी अस्तित्व नहीं रहने वाला है। तो इसलिए इनको आइडियलिस्टिक और स्टेटिस्ट दोनों थिंकर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हीगल का ये कथन है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हीगल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिविक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिविटस एंड सिविटस,
ये कथन, ये शब्द जो है वो कहाँ से आए हैं? नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविटास या फिर सिविटस से हुई है। तो ये जो शब्द है ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है, या फिर आपका ग्रीन है ना जर्मन वर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका एक रोमन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी रोमन वर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको दो सूचियां दे रखी है और आपको इनको मैच करना है। पहली सूची में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थिंकर्स दिए हुए हैं। जॉन लॉक है, हॉब्स है, टॉक्यूवेले है और एमपी फॉलेट है। एमपी फॉलेट आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आती है ना। और दूसरी सूची में इनके यहाँ पे 2 ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट है ना, द न्यू स्टेट है, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इनकी आपको यहाँ पे किताब भी दे रखी है। आपको मैच करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके कोड दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे मैच करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55 का करेक्ट आंसर होगा कि ए जो है आपका उसका 3 हो जाएगा। जो जॉन लॉक है, इनकी किताब का नाम क्या है? अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन है। फिर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स की किताब का नाम क्या है? हॉब्स की किताब का नाम है 2 ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, हॉब्स की किताब का नाम क्या है? 2 ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट। फिर आपका है ना टॉक्यूवेले जो है, इनकी किताब का नाम क्या है? टॉक्यूवेले की किताब का नाम हो जाएगा डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और एमपी फॉलेट जो है, इनकी किताब का नाम क्या है? द न्यू स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हु सेड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट। ये किसने कहा है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना जड़ ही नहीं है? हिस्ट्री का राजनीतिक विज्ञान के बिना कोई जड़ नहीं है। ये गार्डनर ने कहा है, ब्लंट शली ने कहा है, शेलेर ने कहा है, या फिर आपका है ना पॉल जेनेट ने कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सीले कहते हैं। क्या कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट्स। इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना कोई जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सेले इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ पावर। इन निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? बेंथम, या फिर आपका लिलॉक, कैटलिन, या फिर आपका लास्की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैटलिन जो है वो बात करते हैं कि है ना, इन्होंने डिफाइन किया है पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ पावर। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द गुड वाइल पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद मैन। फॉर्मर टेक्स अकाउंट ऑफ प्राइसेस द लेटर ऑफ वैल्यूज। ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का मनुष्य से है। एक का लेना कीमत है ना कीमतों से है ना, और तो दूसरे का, एक का लेना कीमत से लेना देना है, तो दूसरे का मूल्य से लेना देना है। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका आर.एन. गिलक्राइस्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि है ना अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है और राजनीतिक शास्त्र का संबंध जो है वो मनुष्य से है। एक का लेना तो यहाँ पे कीमत से है, यानी कि वस्तुओं, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, तो एक का लेना देना तो यहाँ पे कीमत से है, और दूसरे का लेना देना यहाँ पे मूल्य से है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका आर.एन. गिलक्राइस्ट का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। काफ़ी है ना सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये स्लोगन किसका है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। ये नारा जो है वो किसने दिया था? ये नारा आपके गांधी, तिलक, गोखले या फिर नेहरू ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी तिलक इसका करेक्ट आंसर है। तिलक क्या कहते हैं? तिलक जो है वो स्वराज की बात करते हैं। तिलक जो है वो आपके स्वराज की बात करते हैं। स्वराज में वो कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शन नंबर बी तिलक इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? पहचानने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन यहाँ पे नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? आर्टिकल क्या 73rd अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 के अंदर 73rd अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1993 के अंदर लागू हुआ था। आया तो था 1992 में, लागू हुआ था 1993 के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, आपका स्थानीय स्वशासन जो है वो आया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि स्थानीय स्वशासन का फंक्शन कौन सा नहीं है, वो बताना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, हेल्थ एंड सैनिटेशन, रूरल हाउसिंग, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पेयजल प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है कि कानून और व्यवस्था का रखरखाव जो है वो आपके लोकल सरकार का, यानी कि आपके स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब 73rd अमेंडमेंट लेकर आए थे, तो हमने यहाँ पे 73rd और 74th 2 अमेंडमेंट लेकर आए थे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। 73rd में तो पंचायत आया था और 74th में आपका म्यूनसिपालिटी आया था। दोनों 1992 के अंदर ही आए थे और 93 के अंदर ये लागू हो गए थे। ठीक है,
अब इसके तहत हमने क्या करा था, पंचायत जो है वो आपके भाग 9 में आता है और पार्ट 9 ए के अंदर आता है आपका म्युनिसिपैलिटी, पार्ट 9 बी के अंदर आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो संविधान में कौन से भाग में क्या आता है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब भाग 9 जब हम लेकर आए थे, जब हम पंचायत को लेकर आए थे, तो हमने यहाँ पे नए आर्टिकल्स को भी जोड़ा था और हमने यहाँ पे एक 11वीं सूची जो है उसको जोड़ दिया था। और जब हम म्युनिसिपैलिटी लेकर आए थे भाग 9 ए, तो इसके अंदर हमने 12वीं सूची जो है 12th शेड्यूल जो है उसको जोड़ दिया था। हमने कहा था कि 11वीं सूची में जो भी बातें बताई होगी पंचायत जो है वो उन सारे मुद्दों पे काम करेगा और 12वीं सूची में जो भी बातें बताई होगी आपका म्युनिसिपैलिटी जो है वो उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा। तो आपसे ये पूछा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन हेल्थ एंड सैनिटेशन भी है, स्वास्थ्य और है ना स्वच्छता भी है, ग्रामीण आवास रूरल हाउसिंग भी है और पेयजल प्रदान करना भी है। पर कानून का रखरखाव करना और है ना क्या बोलते हैं कानून और व्यवस्था का रखरखाव करना, ये आपकी ग्रामीण सरकार का यानी कि स्थानीय स्वशासन सरकार का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था तीनों के अंदर? सरदार पटेल ने, अम्बेडकर ने, गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अम्बेडकर ने यहाँ पे आपके जितनी भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनमें सब में पार्टिसिपेट किया था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ईयर्स कौन कौन से हैं? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी ये कौन से साल में हुई थी, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लीडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? निम्नलिखित में से क्यों है ना किन नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? नेहरू, रूजवेल्ट और स्टैलिन, इंदिरा गांधी, गोरबाची और कैनेडी, नेहरू, नासिर और टीटो या फिर महात्मा गांधी, लिंकन और माओ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेहरू, नासिर, टीटो जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। नेहरू तो आपको पता है इंडिया से बिलोंग करते हैं, नासिर और टीटो जो है वो कौन से देश के हैं लीडर, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो आपका जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो आपके नेहरू, नासिर, टीटो ये लोग जो है वो लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया के नेहरू जी है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, ये कथन किसका है? राजनीति शास्त्र जो है वो प्रारंभ और अंत उसका राज्य पे ही होता है, तो ये कथन किसका है? लास्की का है, गिलक्राइस्ट का है, गार्नर का है या फिर आपका लास्की का है या फिर है ना डी आर द सेम इन द ओरिजिनल इमेज? हाँ ठीक है, यहाँ पे लास्की 2 बार दे रखा है, तो लास्की का है, गिलक्राइस्ट का है या फिर गार्नर का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गार्नर जो है वो ये कथन कहते हैं। गार्नर क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस आपका राज्य पे ही शुरू होता है और राज्य पे ही खत्म हो जाता है। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ ही होता है। गार्नर ये बात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसके पास में? अंडर आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आर्टिकल 53 के अंदर आपके अनुच्छेद 53 के अंदर जो कार्यपालिका की शक्तियाँ बताई हुई है वो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है, उपराष्ट्रपति के पास में है, गवर्नर के पास में है या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में है? तो ये राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो बताई हुई है। इससे आपका 53 आर्टिकल जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 ये आपके आर्टिकल है किसके? ये आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर। 52 से लेकर 62 तक आपके आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के हैं। 52 क्या बात करता है? हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 क्या बात करता है? राज्य की, संघ की जो है ना यूनियन की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो राष्ट्रपति के पास में होगी। तो इस तरीके से 53 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के पास में है। यानी कि 53 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति, और वो भी कार्यपालिका कौन सी? यूनियन की, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सारे आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। सारे तो याद नहीं कर सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इंडियाज फेडरल सिस्टम इज क्लोज टू द फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस? क्या बोला है? भारत की संघीय व्यवस्था
किस संघीय व्यवस्था, किस राज्य की संघीय व्यवस्था के निकट है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा इसका करेक्ट आंसर है। हमने हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका से नहीं लिया है, हमने कनाडा से लिया है। काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत चीज़ें अमेरिका से ली है, तो ये भी संघीय व्यवस्था भी अमेरिका से ली होगी, पर नहीं, ये हमने कनाडा से ली है। अमेरिका में जो आपका फेडरलिज्म है वो किस तरीके से बात करता है, वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात करता है, लेकिन कनाडा के अंदर जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर की बात करता है, और ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की ही बात इंडिया भी करता है। तो इंडिया ने अपना फेडरलिज्म जो है वो कनाडा से लिया है, ना कि अमेरिका से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा है? विच राइट्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के तहत कौन से अधिकार जो है वो बताए हुए हैं? राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, माइनॉरिटी के अधिकार, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर बताया हुआ है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? अगर किसी भी इंसान के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 रिट्स जो है वो भी इशू कर सकता है। वो रिट्स कौन से हैं? हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, एक होता है सर्शोररी, एक होता है आपका क्वो वारंटो। तो ये 5 तरीके के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे अधिकार जो है उसका हनन होता है, शोषण होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो आज हमने सॉल्व करे थे। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताया करो आपको वीडियोज जो है वो कैसी लग रही है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ही आप याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आपसे कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।